भैया अपन लास्ट क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे वेक्टर से रिलेटेड ना, रिलेटिव भी देख लिया था। हाँ, कौन सी चीज़? 22.5 डिग्री वाला। हाँ, यस। तो एक होमवर्क मिला हमें जिसमें हमें साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। ये वाला बन गया था, ट्राई किया था जब हमने। तो अपन कॉस 22.5 की निकालते हैं। तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूलेज का यूज़ करना है। एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इंटरचेंजेबली हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और एक था tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1, यहाँ पे प्लस था या माइनस? 1 माइनस था यहाँ पे, है ना? ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था। तो ये कैसे आया, मतलब ये कैसे निकालना है हमें, ये cos 22.5 डिग्री। तो हमें पता है कि हमें इसका डबल एंगल पता है ना? डबल होता अगर ये इसके 45 डिग्री होता तो हम cos 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। तो cos 45 डिग्री इज़ 1/√2, ये तो हमें पता है। अच्छा, अगर इसको थीटा बोल दिया तो ये 2 थीटा है, तो इसका मतलब cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमें क्या चाहिए फाइनली? हमें cos थीटा चाहिए। तो ऐसा फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें cos थीटा हो और cos 2 थीटा हो, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो cos 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा इज़ 1/√2। और cos स्क्वायर थीटा क्या है? cos स्क्वायर थीटा इज़, वो तो हमें फाइंड करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अब इस cos थीटा को x बोल देते हैं। इक्वेशन ऐसी कुछ बन गई, 1/√2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -1। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक को तो हम सॉल्व कर लेंगे उससे, श्रीधराचार्य लगा के। श्रीधराचार्य यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज तुम लोग जहर पीना चाहोगे, कैलकुलस पढ़ना चाहोगे? कैलकुलस तो ये एकदम जहर की तरह है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बस पैटर्न पकड़ के ऑन द स्पॉट तुम बताते जाना। मैं ज़्यादा एक पॉइंट पे ही तुमसे अगली चीज़ पूछूंगा, ज़्यादा बहुत पुरानी चीज़ यूज़ नहीं होगी। तो ये एकदम जहर की तरह है। सबसे पहले तो कैलकुलस लिख लो। इसका एक बार सेंस बन जाए, प्रैक्टिस होने लग जाए, तो ये सबसे स्वीट डिश रहेगी तुम्हारी आने वाले टाइम में। लेकिन क्योंकि अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इट इज़ लाइक ए पॉइजन। तो कैलकुलस में 2 चीज़ें होती हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अभी इसकी बिल्कुल गहराई में नहीं जा रहे हैं। अभी हम ऑपरेटर समझ रहे हैं कि हमारे सामने कोई आ गया अगर ऑपरेट करने के लिए, तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अच्छा, इनकी गहराइयाँ भी हमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम डिटेल में समझ में आती जाएंगी कि डिफरेंशिएशन इज़ लाइक किसी चीज़ का स्लोप, और इंटीग्रेशन इज़ लाइक कि एरिया अंडर कर्व, है ना? ये दिमाग को बंद कर लो अपने और ये समझने की कोशिश करो कि क्या कह गया हमें। ये कोई ग्राफ है और इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप देखना है या इस पॉइंट पे देखना है, 2 पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, तो ज़्यादा स्लोप कहाँ पर है?
इस वाले पॉइंट पे कैसे दिमाग ने पकड़ा? इमेजिन करो तुम यहाँ पे खड़े हुए हो और दूसरी सिचुएशन में तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तो ज़्यादा ढलान किधर होगी? इधर। यहाँ पे फिसलने का ज़्यादा खतरा है। चलो अब इसमें तुम्हें मज़ा आया तो एक और चीज़ बताओ। ऐसा ये पहाड़ है, ये ऐसा, ठीक है, और सिमेट्रिक पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन मान सकते हो इसको। सिमेट्रिक पॉइंट पे यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और एग्जैक्टली दूसरी तरफ सिमेट्रिक पॉइंट पे कोई खड़ा हुआ है, तो ज़्यादा स्लोप किधर है? बराबर सा स्लोप है, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें इस पॉइंट में और इस पॉइंट में मैथमेटिकली, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग थ्योरी असाइन करनी पड़ेगी इसको और इसको। दोनों सेम नहीं वैसे है, तो हमें समझ में आ रहा है गिरेंगे दोनों, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गिरेंगे। तो उसको समझने के लिए हम स्लोप को पॉजिटिव या नेगेटिव डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला जो स्लोप है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर ये दूसरा स्लोप है, इसमें एक को पॉजिटिव बोल देते हैं हम और एक को नेगेटिव बोल देते हैं। किसको पॉजिटिव बोलते हैं? तुक्का मारो। इसको, हाँ इसको पॉजिटिव बोलते हैं। इसका लॉजिक क्या है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो स्लोप डिफरेंशिएशन बताता है, बस इतना, बस हमारे एक चीज़ दिमाग में याद रखो फिलहाल। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या बताता है? अब इसको एग्जैक्टली अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताता है ये। अच्छा, कैसे बताता है, क्यों बताता है, वो बहुत डिटेल में आएगा, 6 महीने लगेंगे वो समझने में, तो टेंशन मत लो, सभी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उतना ही याद रखो। अच्छा, इंटीग्रेशन में अगर कोई ग्राफ है तो इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया अंडर कर्व। ये कर्व था जो ये, इसका एरिया अंडर कर्व दे दिया। यहाँ पे लिमिट का एक कॉन्सेप्ट होता है। लिमिट मतलब कि कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए था हमें, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो हमें x डिफाइन करना पड़ेगा कि x1 से लेके x2 तक हमें एरिया चाहिए था। कोई हो सकता है कोई हमसे x3 और x1 के बीच का एरिया पूछे तो हम इतना रिपोर्ट करेंगे, कोई x3 से x2 के बीच में पूछे तो इतना रिपोर्ट करेंगे। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कि हम इंटीग्रेट ऑपरेशन करते टाइम अगर लिमिट पता है तो वो एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है। दीज आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑपरेटर कैसे दिखते हैं, क्या होता है। अच्छा, उससे भी पहले, जैसे एडिशन एक ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है। जैसे अगर मेरे पास 2 नंबर हैं ऐसे 3 और 4 और मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लगा दिया प्लस, तो क्या देगा वो प्रोसेस करके? 7। मल्टीप्लाई कर दिया अगर 3 और 4 को, तो क्या दे देगा वो? 12। तो ये एक ऑपरेटर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किन को ऑपरेट कर रहे हैं ये? कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया y से, तो ऑपरेशन क्या दे देगा? x बाय वाई। वेरिएबल को डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, एक कांस्टेंट से, तो वो क्या दे देगा? x बाय 3 एंड सो। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों पे अप्लाई हो रही है ऑपरेशन, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन को हम सबसे पहले समझते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएटर ऑपरेटर क्या होता है। जैसे ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या होता है ये समझते हैं। जैसे ये वाला ऑपरेटर क्या करता था? दिस इज हंग्री टू ऐड, ये भूखा है 2 नंबरों को जोड़ने के लिए। वैसे ही एक ऑपरेटर है जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। इट लुक्स लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। ये एक ऑपरेटर है, दिस इज अ ऑपरेटर, ऑपरेट कर देता है ये। अच्छा, किसे ऑपरेट करता है? यहाँ पे कोई वेरिएबल भी आ सकता है, कोई कांस्टेंट भी, सब कुछ आ सकता है। उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के
हिसाब से ये ऑपरेट करके कुछ आउटपुट जनरेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स होते हैं ऑपरेटर के कि कैसे ये डिफरेंशिएट करेगा। तो अभी बस मैं लिख रहा हूँ, ये सारे रूल्स अपन डिटेल में देखेंगे। मैं कोई रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करना है इसे, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें दूसरे किसी टाइप के फंक्शन को ऑपरेट करना है, लेट्स से साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये ऑपरेशन, अब प्लस माइनस में तो हमने कैसे दिमाग में ऑपरेशन लगाते थे, जैसे बचपन में हमने पढ़ा था 5 + 3 = जो भी निकल के आता है वो तो अब हमें सब अनकॉन्शियसली पता है कि वो 8 है। लेकिन ऑपरेट कैसे करते थे हम, ऐसे बताते 5 डंडे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और यहाँ 3 डंडे, और इन डंडों को काउंट करते थे ऐड करके। सब्सट्रैक्ट करना होता था तो इतने से उतने डंडे हटा देते थे। तो ये ऑपरेशन हम सबकॉन्शियसली करके लिखते थे, मतलब कुछ रूल है इसका। ऐसी डिफरेंशिएशन का भी कुछ रूल है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए डिफरेंट काइंड के फंक्शंस के, कि एक्स स्क्वायर कैसे ऑपरेट होगा, साइन एक्स कैसे ऑपरेट होगा, एंड सो ऑन। तो अब कितने फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, तो बहुत सारे रखने पड़ेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बहुत फेमस वन से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको लिखो ज़रा, दिस इज द डिफरेंशिएटर ऑपरेटर। अगर तुम इतनी डिटेल में समझने की कोशिश करोगे ना कि स्लोप क्या, एरिया क्या, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा ये। लेकिन अगर अपन थोड़ा शुरुआत में रटने पे ध्यान देंगे तो ये अच्छे से उतर जाएगा जहर। तुमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखे होंगे कहीं कहीं कि एक टाइप का फंक्शन ऐसे होगा, साइन का ऐसे होगा, कॉस का ऐसे होगा। तो अगर हम थोड़ा सा बाइफरकेट करते हुए चलें कि कितने टाइप के फंक्शन हमारे सामने आ सकते हैं, तो याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। तो एक शब्द है जो तुम्हें याद रखना है, दैट इज आइलेट, है ना। आइलेट मतलब एक शब्द है। हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या कहीं भी हमारे लाइफ में क्रॉस होंगे अभी एटलीस्ट 2 साल के लिए, तो यही टाइप के फंक्शन हमारे सामने आएंगे। जैसे आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक तो साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये है, ये साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, है ना। इस टाइप का फंक्शन है अगर, तो वो इनवर्स फंक्शन है। जैसे साइन इनवर्स 1 + x/x - 1, कुछ भी अंदर कुछ भी हो, साइन इनवर्स के अंदर का वेरिएबल है तो वो एक इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। ये तुम्हें लिखते जाओ अपनी कॉपी में। आइलेट इज लाइक अल्टीमेट थिंग। एल से क्या होगा, कोई ऐसे गेस करो। लॉगरिथमिक फंक्शन, पढ़ चुके हो ये सब पहले से। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम का क्या मतलब है, जैसे log x, एग्जाम्पल log x। अच्छा, log का कोई भी आइडिया है किसी को, log का? नो आइडिया, अभी आएगा वो धीरे धीरे, है ना। अभी अपन बस देख रहे हैं उसको कि log क्या होता है। थोड़ा सा बता दें log के बारे में कि ऐसे log के आगे अगर अपन ने कुछ ऐसा नंबर लिख दिया 7 और यहाँ पे ऐसे लिख दिया एक 3, ऐसा लिखा दिखा हो कहीं पे, तो अब मतलब क्या है इसका कि इट इज़ अ लॉगरिथमिक फंक्शन जहाँ पर 3 इसका बेस है, ठीक है, और 7 इसकी प्रिंसिपल जो मेन वैल्यू है वो 7 है। मतलब ये 7 का लॉग है टू द बेस 3, ठीक है। ये भी कुछ ऑपरेटर होता है, कुछ बन के आ जाता है यहाँ पे,
अच्छा, एक नंबर बहुत ही यूज़ होता है ख़तरनाक तरीके से मैथमेटिक्स में, दैट इज़ पाई। तो पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक नंबर है ई, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो अगर लॉग में बेस ई बन जाए, कुछ भी नंबर हो जैसे, तो इसको एक स्पेशल लॉग कहते हैं अपन, इट इज़ लाइक नेचुरल लॉगरिथम, है ना, इसको नेचुरल लॉग कह देते हैं। और इसको बहुत छोटे से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं ln8। ln8 लिखा है तो इसका मतलब उसका बेस क्या है, उसका बेस ई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर, उसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड पाई, है ना। ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है, कोई मतलब नहीं होता। और एक इसको ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लॉग की ज़रा से हमने बात कर ली, कोई मतलब नहीं है अभी इस बात का। तो एग्जाम्पल log x, ln y, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे x में वेरिएबल है और पावर डिग्री उसकी 1 है, तो एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा, जैसे 5x + 1, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। और स्क्वायर में हो गया 5x² + 7x + 8, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसकी सबसे ज़्यादा हमने स्टडी की है अभी तक। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन था, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ऐसे क्यूबिक भी हो सकता है, 6x³ + 7x² + 9x - 2, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया। और ऐसे पावर बढ़ के और पॉलिनोमियल बन सकते हैं बहुत सारे nth पावर के। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, टी फॉर, ये तो अब तुम गैस कर ही लोगे, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें एग्जांपल जैसे sin 3x, है ना, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, cos 1 + x² / 1 - x², ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और e बच गया फाइनली, तो e आर लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में क्या हो रहा है, हम वेरिएबल की पावर को चढ़ा रहे हैं कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर को कांस्टेंट चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बेस में कौन है, वेरिएबल, और पावर में कौन है, कांस्टेंट। तो जैसे ऐसे लिख दिया, मान लो x² 18, तो ये वेरिएबल की पावर हमने कांस्टेंट चढ़ा दिया, तो दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल चढ़ा दिया, कांस्टेंट टू द पावर 2x, x सिंपल, नहीं तो 2 में कंफ्यूजन होगा कि कांस्टेंट है वो। तो यहाँ पर कांस्टेंट की पावर हमने वेरिएबल चढ़ा दिया, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल कुछ भी, 8 की पावर 7y, 0.5 की पावर z, e की पावर x, e की पावर -x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कांस्टेंट की पावर हम वेरिएबल चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला बाइफर्केशन अगर हमने आइलेट याद रख लिया, तो सारे फॉर्मूलेज हम इसी एक ही टाइप के फॉर्मूलेज रखते हैं, सभी कुछ मतलब एक पैटर्न सा बन जाता है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो इसे, एकदम जहर है ये, मैं एकदम याद दिलाते रहूँगा तो हर 15 मिनट में।
तो हम मेजरली सबसे ब्रॉड टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, डिफरेंशिएटर ऑपरेटर कैसे काम करेगा, क्या रिजल्ट निकालेगा, वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, उससे एक सेकंड के लिए बस एक बहुत सिंपल सी चीज़, वो आईलेट में एक चीज़ मिस आउट हो गई कि व्हाट इफ़ की नंबर ही कांस्टेंट है। जैसे व्हाट इफ़ कि मैं dy/dx कर रहा हूँ नंबर 5 का, तो इसकी वैल्यू होती है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये कहीं पे इस बात को नोट करो। और एक और बात कि कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ फंक्शन उसके साथ चिपका हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तब फिर 0 नहीं होगा, कुछ और ऑपरेशन लगेगा। जैसे क्या लगेगा, सिचुएशन ऐसी आ गई लाइक dy/dx ऑफ 5 × x²। तो अब 5 तो कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं करना है कि इसका 0 होगा तो इसका कुछ भी हो, 0 × 0 0 होता है, नहीं, ये ऐसा ऑपरेशन नहीं लगेगा। ये प्रोडक्ट में, दिस इज नॉट कि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की तरह नहीं लेना है इसे। तो क्या रूल लगाना है कि ये 5 जो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो, इस पर कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा ये ऑपरेटर। तो 5 को बाहर ले लिया और dy/dx से अब x² को ऑपरेट करेंगे, बस जो भी आंसर आएगा अब काम चलेगा। 5 × दिस थिंग, है ना, ये पता है सबको 10x, ठीक है, क्योंकि इसका 2x हो जाएगा, 2x × 5 इज 10x। तो ये बात हमें दिमाग में याद रखनी है, इसको भी नोट करो कि इफ इट इज़ लाइक dy/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो ऐसी सिचुएशन में जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे सामने किस टाइप का रहेगा, पहले नोट कर लो इसको। अलजेब्रिक फंक्शन किस टाइप का रहेगा हमारे, उसका एक स्ट्रक्चर लिखते हैं कि एक वेरिएबल रहेगा, उसकी पावर कुछ कांस्टेंट चढ़ा होगा, तो कांस्टेंट को लेट से n लिख देते हैं। तो इस टाइप का एक हमारे पास फंक्शन आ गया जो है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसका ऑपरेशन करना है, मैं dy/dx ऑफ x⁴n। तो इसमें टेक्निकली हमें क्या करना है, ये जो पावर है ये उतर के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। अब पूरा ज़हर हो चुका है ये पावर इसके साथ उतर के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय जो भी वेरिएबल है टू द पावर जो भी थी उससे एक कम हो जाएगी, n-1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर dy/dx ऑफ, इसको dy/dx प्रोनाउंस करेंगे जल्दबाजी में, तो अगर dy/dx ऑफ x⁴ है तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा, 9 × x⁸, ठीक है। तो बस ये हमें पहले से आता है। तो dy/dx ऑफ 10x³ + 7x² + 10 करना है, तब क्या होगा। तो ये जो ऑपरेटर है ये प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अभी तक हमने सीखा कि अगर 10x² का करना होता केवल, तो ये 0 नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट का बाहर निकल गया था, फिर x² का करते। लेकिन अभी यहाँ पर सम है इनका 3 टर्म्स का, तो इस सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या, 30x⁴ + 14x + 0 + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख के छोड़ देंगे। माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस होता कहीं पे, यहाँ पर कहीं पे प्लस की जगह, तो यहाँ माइनस हो जाता। तो अलजेब्रिक फंक्शन तो बहुत ही इजी टाइप हो गया।
कुछ भी डिफरेंशिएट कर देंगे अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया हमारे सामने तो। अब सेकंड देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है, ये याद रखना है हमें। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बस इतना सा बाइफर्केशन याद रखना है। इसमें साइन का कॉस होता है लेकिन कॉस का माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। फिर टेन का डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये याद है किसी को? हल्का फुल्का कुछ भी थोड़ा बहुत कॉट नहीं होगा। टेन का इन्वर्स कॉट हो जाता है 1 बाय कॉट। सेक एक्स क्या होता है? नहीं, अपन इन्वर्स थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पे, ये तो अलग ही यूनिवर्स है। ये साइन का मतलब ऐसा कुछ मत सोचो कि साइन का कॉस क्यों हो गया कि कुछ कर दिया, पर कुछ नहीं है, वो रटना ही है। इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। वो कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये क्या होता है? ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आज बस हम इतने 5 ही याद रखते हैं। अच्छा, इनके इन्वर्स के लेने हो, जैसे हमने इसका इन्वर्स का लिया, कॉस का इन्वर्स सेक एक्स होता है, वह इनके इन्वर्स के भी लिखना चाहते हैं हम, तो उसका एक तरीका मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स लिखना है जैसे, तो थोड़ी देर में एक तरीका सीखेंगे हम जिससे हमें रटना नहीं पड़ेगा, वो ये याद है तो उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखते हैं, इतने 5 फॉर्मूलेज। अब देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है बहुत ही अजीब, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरी तरीके से जहर है ये। और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक मज़ेदार बात है यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब डिफरेंशिएशन किया था, ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बन रहा था। जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो रहा था, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो रहा था, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, वो एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो रहा है ना, ऐसे एक्स और एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री जैसा नहीं दिख रहा है वहाँ पे। तो एक थॉट पॉइंट ये याद रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। बस अभी 2 फॉर्मूले काफ़ी है इन्वर्स के लिए। अब आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।
तो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास log x टू द बेस e है ना, तो ये 1/x हो जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन। बस एक ही याद रखना है, कोई वो भी मतलब आराम से कल परसों नरसों तक भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएशन इसका 1/x बन जाता है। अच्छा, ये log टू द बेस स्पेसिफिकली e है, इसको हम ln e x भी लिख सकते हैं। तो ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x। तो इसका मतलब कि अगर दूसरे टाइप का कुछ log आ गया, दूसरे बेस का log आ गया, log x टू द बेस 7, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने d/dx ऑफ log x टू द बेस 7, तो ये 1/x नहीं होगा, कुछ और भी होगा जो बाद में देखेंगे अपन। अभी हमने किसके लिए पढ़ा स्पेसिफिकली फॉर्मूला, केवल ln x के लिए, बेस स्पेसिफिकली e है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, e टू द पावर x, e वही नेपियर कांस्टेंट, उसकी पावर x चढ़ा दी, तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो एग्जैक्टली वही होता है। तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, इसका डिफरेंशिएशन वही का वही, e की पावर x। अच्छा, केवल यही चीज़ बताई है और कोई चीज़ नहीं बताई। जैसे अगर कोई इस चीज़ को ऐसे एक्सटेंड करे कि 7 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 7 टू द पावर x होगा, तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो ये नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने केवल अभी यही देखा है। सिमिलरली अगर कोई ये कर ले d/dx ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, तो भी ये e टू द पावर माइनस एक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं, हमने फॉर्मूला जो रखा है वो x के लिए रटा हुआ है। माइनस एक्स आया तो कुछ और हो जाएगा, वो जो अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो सारे हो गए ना, I-L-A-T-E सारे हो गए। अब इतने फॉर्मूलेज के बेसिस पे अपन एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, 2-4 क्वेश्चन लिख के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, x² प्लस 7x प्लस e टू द पावर x प्लस साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, कैसे लिखा हुआ है जैसे d/dx, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x वेरिएबल है, ये x को डिफ्रेंशिएट करेगा। मान लो सपोज यहाँ पे किसी ने दूसरा वेरिएबल लिख दिया 3y², तो ये x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है इसे हमें, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं है, तो ये इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो 0 आंसर होगा इसका। तो हम वी आर डिफ्रेंशिएटिंग 3y² विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देयर इज नो x हियर, x ही नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया वो। तो यहाँ गौर से देखो, हम जितने भी एग्जाम्पल या फॉर्मूलेज लिखे अभी तक, हमने जिस वेरिएबल के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्चुअल फंक्शन भी उसी वेरिएबल में है ना। तो ये हो जाएगा 2x, इसका 2x हो गया, इसका 7 हो गया, इसका e टू द पावर x और साइन का cos x। अच्छा, अब हमारे सामने कुछ ऐसे फंक्शन आ जाए जो इन पांचों में से नहीं है बट थोड़े मिलते जुलते से लग रहे हैं, जैसे साइन x का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। वेरिएबल ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्री की पावर 2 चढ़ा दिया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल साइन x, सिंपल cos x ऐसा नहीं है, कुछ पावर चढ़ गई उसकी।
तो इसको हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आ गया। देखो बहुत इजी है ये, अभी तक अगर सब कुछ समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको अज्यूम कर लो एक x की तरह, है ना, साइन x को x की तरह अज्यूम कर लो कि ये साइन x नहीं होता, कुछ x होता बस, ठीक है। तो हम क्या करते, हम 2x लिख देते, तो लिख दिया 2 sin x, ठीक है। लेकिन अब वो x तो नहीं है, वो sin x है, तो हम जो भी जिस भी चीज़ को हमने उठाया है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जिस भी चीज़ को हमने x माना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया sin x को, तो ये हो जाएगा फाइनली 2 sin x और इसका डिफ्रेंशिएशन cos x, तो 2 sin x cos x। क्या ये समझ में आया? पूरी तरह समझ लो इसको, फिर ये समझ में आ गया एक बार तो 2-4 एग्जाम्पल अपन करेंगे तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा। पक्का ये समझ में आया? क्या कि हमने इसको एक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह अज्यूम कर लिया दिमाग में, और उसका स्क्वायर है तो वो फॉर्मूला लगा दिया कि अगर x स्क्वायर होता तो आंसर होता 2x, तो आंसर लिख दिया हमने 2x, मतलब 2 sin x। लेकिन अब वो x नहीं है तो हमें उस जो भी चीज़ को माना था उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। दिस इज फॉर हाइब्रिड फंक्शंस। हाइब्रिड यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है। साइन के अंदर वो घुसा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक। एक और एग्जांपल बहुत ध्यान से देखो इसे, d/dx ऑफ e⁻ sin x, इसको सॉल्व करना है। जब e⁻x होता अगर, तब तो हम लिख देते हैं आंसर, तो वही करते हैं। इस साइन x की वजह से ही जड़ है, फसाद की जड़ यही है, तो इसको x मानो, तो ये क्या हो जाएगा e sin x, ठीक है। अब हो गया प्रोसेस। लेकिन अगर ये x होता तब ये होता, अब कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पूरे फंक्शन में। यहाँ साइन x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखना इस बात को, जो भी आंसर आया है उससे मल्टीप्लाई करना है चेन में। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसको माना था हमने, तो साइन का हो गया cos x, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये तुम खुद से ट्राई करो। e⁻ x, e की पावर भी e है और उसकी पावर x है, पावर की भी पावर। हाँ सही लग रहा है, जी सबको कर लेंगे तो। हाँ देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये क्या है, e⁻ x है। अगर यहाँ पे केवल e की पावर x होता, केवल e की पावर x, तब तो हम लिख देते आंसर। तो वही करेंगे सबसे पहले कि इसको x मानते हुए हमने आंसर लिख दिया e⁻x। अब इसमें पूरे में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी है,
जो भी हमने माना था उसका डिफ्रेंसिएशन, ये माना था x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा e टू द पावर x, है ना, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x। यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो याद आ रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर देख के 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब कुल मिला के हम किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, 1 का, जो कि कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन कैसे आ गया, मतलब अपने प्रोसेस से भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बन रहा होगा कि इसका सम एग्जैक्टली ये वाली चीज़ इसकी नेगेटिव बन रही होगी तो डिसमेंटल होकर 0 हो रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं ये कैसे हो रहा होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो साइन एक्स को मान लो x, तो क्या लिख देंगे वहाँ पे 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब इस पे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स पे, तो 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगी क्वांटिटी, इसलिए 0 हो जाएगा। साइन 2x, साइन x होता जस्ट, तो हाँ आंसर लिख देते, है ना, लिख लो। तो साइन 2x का आंसर लिख देते, अगर साइन x होता तो उसका आंसर लिख देते, लेकिन अब साइन 2x है तो कोई बात नहीं, पहले साइन 2x को इसमें इसको x मानते हुए लिख देते हैं, तो हो जाएगा cos 2x। अब पूरे में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x के डिफ्रेंसिएशन का, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2, तो बस 2 हो जाएगा यहाँ, 2 इंटू कॉस 2x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स sin x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स sin x। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे x की जगह हमें साइन x लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन x का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर x जो है वो साइन x है, तो साइन स्क्वायर x, और इसमें पूरा मल्टीप्लाई किसका डिफ्रेंसिएशन, साइन x का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि cos x, ये हो गया cos x। तो अब इनको ट्राई करो, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इनको ट्राई करो।
क्या क्या क्या? x इंटू हम्म, e की पावर माइनस एक्स माइनस यहाँ पे -1। ओके, तो तुमने क्या किया यहाँ पे e टू द पावर -x, तो तुमने इस -x को उतार लिया यहाँ पहले, है ना? ठीक, तो अब इसमें दिक्कत क्या हो गई? उतारते किस में थे हम? उतारते एल्जेब्रिक में थे। बोले ऐसा कुछ होता ना, x की पावर 5 समथिंग, है ना, x की पावर e समथिंग या कुछ -e, तो यहाँ से फिर हम उतारते इसको। लेकिन ये बेसिकली इसका चरित्र कैसा है? इसका चरित्र एक्सपोनेंशियल टाइप, e की पावर समथिंग है, e टू द पावर -x इंटू -1। हाँ, तो ये सही किया तुमने, e की पावर -x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे -x को पहले x मान लिया। तो e पावर x का आंसर e की पावर x ही होता है, तो माइनस, अब e की पावर x तो लिख दिया हमने, अब क्या करना है? -x का डिफ्रेंसिएशन, तो -x का डिफ्रेंसिएशन तो ये माइनस। आदर्श तुमने सही सोचा एकदम, बस सही, मतलब सही लॉजिक लगाया, बस एक गलती ये करी कि हमें इसको क्या उठाना है, इसको उठाना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह। लॉग इसका क्या होगा? नहीं नहीं, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। 1/x का डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स नहीं होगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा, तो ऐसा ऑपरेटर नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, एक उल्टा ऑपरेटर थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। हाँ, तो इसको x की पावर -1 रख के करें, ये अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको x की पावर -x रख के कर देंगे। तो दिस इज लाइक d/dx ऑफ x की पावर -1। अब -1 उतार लिया यहाँ पे, -1, फिर x की पावर -1, अब ये सिंपल वो बन गया, तो इट इज़ लाइक -1/x², क्योंकि ये x की पावर -2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो ये है ना, ये आंसर नहीं है, ये आंसर। अब ये आ गया, करो इसको। सही सही। तो इसमें वही करेंगे, d/dx ऑफ ये जो भी लिखा हुआ है इसको ऐसे पावर -1 मान लेंगे, पहले ऊपर उठाते हैं, तो ये हो गया 3x² + 5x + 1 टू द पावर -1। अब ये सम वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ठीक, अलजेब्रिक फंक्शन टाइप है, लेकिन पावर चढ़ी हुई है, तो पहले हम इसको ट्रीट करेंगे। तो उसको ट्रीट किया तो पहले क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी है 3x² + 5x + 1 टू द पावर -2। एक पावर कम हो गई, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है,
हमने क्या क्या ट्रीट किया है, हमने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट को ट्रीट किया है। अभी उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 6x + 5, 6x + 5। तो इसका आंसर अगर अपन लिखें अच्छे से तो क्या होगा, 6x + 5, एक माइनस भी है और ये जो है इसकी पावर -2 है, तो नीचे हो जाएगा ये 3x² + 5x + 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर है। अब इस पर आ जाते हैं, ये क्या है, ये करो, ट्राई करो। अच्छा ये इसके 2x मल्टीप्लिकेशन में है ना। सोचो सोचो, ये साइन का डिफ्रेंशिएशन करते अगर अपन, तो साइन का कॉस होता, तो इसको लिख दो कॉस इनटू दिस थिंग, और फिर इस चीज़ का फुल मल्टीप्लिकेशन में इसका भी डिफ्रेंशिएशन। हाँ हाँ, तो यहाँ पे साइन अगर होता केवल तो कॉस आंसर होता, तो लिख दिया इसको कॉस इंटू जो भी है वो लिख दिया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये जो भी है आने वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो हो गया वो 2x + 2। ठीक है, तो ये हो गया x² + 2x + 1। अब इस पे आ गए, ये क्या है, x² + 1 की पावर -1। तो पहले तो इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया, d/dx ऑफ साइन इंटू 1 + x² टू द पावर -1। ठीक है, अब पहले ये कौन सा फंक्शन है, पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले ये साइन है, पहले इसका साइन का ट्रीटमेंट करेंगे, पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसमें साइन का ट्रीटमेंट कर देंगे। तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, तो जो भी लिखा है वो लिख दो यहाँ पे 1 + x² टू द पावर -1। ठीक है, अब किसका ट्रीटमेंट करना है, अब इस पूरी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है, तो -1 टू द पावर 1 + x² टू द पावर -2। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये 1 + x² है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर देंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 3 चेन लगा दी हमने, अभी तक जितने एग्जाम्पल करे उसमें 2 चेन थी, इसमें 3 लगा दी। तो कैसे पता चलेगा 3 लगानी है या 2 लगानी है, तो देखो पता नहीं, तो करते जाओ, अपने आप समझ में आता जाएगा कि साइन का पहले कॉस कर दिया, अब जो अंदर वेरिएबल बचा वो एक x² + 1 की पावर -1 था, तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो लेकिन अब ये बच गया, केवल x होता तो फिर कुछ नहीं लिखते, हम 1 लिख देते वहाँ पे, लेकिन 1 + x² भी है, तो 2x मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो अभी हमने सीखा कि सिंपल फंक्शंस जो हैं वो हमारे डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आ जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, या फिर ऐसे हाइब्रिड होके आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इफ कि उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए, समथिंग लाइक फंक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन 2, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल x इंटू साइन एक्स। ये कोई हाइब्रिड फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 3x² + 7x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x, एक एल्जेब्रिक फंक्शन
और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट के लिए हमें थोड़ा सा एक नया फॉर्मूला याद रखना पड़ता है डिफरेंशिएशन का, विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल रटने की कोशिश करते हैं अभी। लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन 1 और एक फंक्शन 2, उनका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो टेक्निकली हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन में सेकंड को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज़, प्लस एक उल्टा प्रोसेस लगा देंगे। पहले में हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट का, और फिर सेकंड को एज इट इज़ रखा, इसमें सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे और फर्स्ट को एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है हमें, दो फंक्शन है हमारे पास प्रोडक्ट में, तो हमें ऐड करके दो टर्म्स लिखनी है फॉर्मूले में। पहली टर्म में हमने क्या किया, पहली टर्म में हमने डिफरेंशिएट किया पहले वाले को, पहले जो भी पहला आएगा, और सेकंड को एज इट इज़ रखा, और दूसरी टर्म में दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे x इंटू साइन एक्स करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो टेक्निकली क्या कर रहे हैं हम, है ना, वो फॉर्मूले को भूल जाओ, हमें टेक्निकली क्या किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, पहले सबसे पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन इज 1, और सेकंड को एज इट इज़ रखा, तो 1 इंटू साइन एक्स, प्लस अब दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, यानी कि x। तो आंसर क्या होगा इसका, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इस पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये भी आ जाएगा। इतना जहर काफ़ी है क्या, या और अभी और पी ले, 2 ml और 2 घूंट और, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बस हम घर पे ट्राई करना। यू हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, डिफरेंशिएट सेम टाइप के फंक्शन कुछ अलग है, ई की पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना, ये इक्वल टू नहीं, डिफरेंशिएशन। ये लिख लिया था, एक पढ़ाई सेट के बाद 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तुमने वर्ड सुने होंगे, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ आइडिया बताओ, ये वर्ड तुमने किस कॉन्टेक्स्ट में सुने, कुछ आइडिया दो। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि अपने आप को एग्जैक्टली अपने आप को बड़ा मानना कि हाँ भाई कर ही देंगे अपन, तो कुछ भी आया सामने, एक सुपीरियरिटी वाला थॉट है। एक इन्फीरियरिटी मतलब क्या, हमसे तो होएगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है,
कि अगर एक स्केल पे एक एक्सट्रीम पर सुपीरियॉरिटी है, एक पर इन्फीरियॉरिटी है, तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है ना। अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम? ये हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब भी हमारे साथ कोई एक सिंपल क्वेश्चन आया या कोई टफ क्वेश्चन आया, तो हम उस पर एक वो बनाते हैं अपना दिमाग में, यार ये होगा कि नहीं होगा। तो अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो हमारा सुपीरियॉरिटी एकदम हावी हो जाता है इस पर, यार ये तो कर ही डालेंगे हम। और एक टफ क्वेश्चन आ जाता है तो हम इन्फीरियॉरिटी में अपनी एक गिव अप सा मार देते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्केप्टिकली देखना है कि जैसे अगर तुम्हें लगे कोई आसान सा क्वेश्चन है, तो उसको सोचो कि यार ये बहुत टफ है, और माइंड ऐसा डेवलप करो कि ये बहुत टफ है, ये तो होगा ही नहीं हमसे। तो उससे क्या होगा, तुम कमिट करोगे, उसको करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इजी क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या लोगों को लगता है कि टफ क्वेश्चन करेंगे तो इजी तो हो ही जाएंगे, नहीं, इजी करेंगे धीरे धीरे तब टफ की तरफ बढ़ेंगे। अगर डायरेक्टली टफ क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम पढ़ाई ही छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं फिर हम। तो अगर हमारे सामने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें उसे करना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये हो जाएगा, हो गया ये तो, मतलब कर लो उसको आखिरी तक सॉल्व किया हाँ एक बार। और टफ क्वेश्चन आ जाए तो फिर सोचो यार ये तो हो ही जाएगा। टफ क्वेश्चन में तुम अपना सुपीरियॉरिटी लेके आओ, आसान में इन्फीरियॉरिटी लेके आओ कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, करना पड़ेगा। और जो टफ सा लग रहा है उसमें एक सुपीरियॉरिटी लेके आओ कि यार ये तो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो तो टफ क्वेश्चन है, वो होगा नहीं तुमसे, है ना। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तुम सुपीरियॉरिटी लाओगे तो तुम एक कमिटमेंट करोगे कि हाँ ये मेरे से होगा, ये मेरे से होगा। अंदरूनी तौर पे तुम अपने दिमाग में लेके आओगे कि यार ये तो मैंने कमिट किया है कि ये मेरे को करना है। नहीं बन रहा तो फिर तुम कुछ ऐसी चीज़ें सोचोगे जो उसके करने के लिए ज़रूरी होंगी, तो उससे तुम्हारा इवोल्यूशन होगा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ लाइक क्रॉस रूल कि अगर टफ है तो सुपीरियॉरिटी आगे लेके आओ, और अगर इजी है तो इन्फीरियॉरिटी आगे लेके आओ, है ना। इसको तुम प्रोसेस तभी करो पाओगे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आज मैं तुम्हें पक्का क्वेश्चन दूंगा, अगर प्रिंट नहीं दे पाया तो व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क सॉल्व करना। तो अभी जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने वो आएंगे इजी वाले थोड़े से, लेकिन इजी और टफ तो एक रिलेटिव टर्म है ना, जो किसी के लिए इजी है किसी के लिए टफ है। तो अगर तुम्हें अगर लगे कि यार इजी क्वेश्चन है तो अपना इन्फीरियॉरिटी आगे रखना। इन्फीरियॉरिटी मतलब कि सोचना कि नहीं होगा मेरे से, तो उसको कर देना। तो फिर एक फील आएगा कि यार इम्पॉसिबल चीज़ को कर दिया मैंने। और टफ लगे कोई तो ऐसा लगना कि ये तो भाई कर हो ही जाएगा मेरे से, बहुत आसान है। तो तुम कमिट करो तो लंबे देर तक खींचोगे उसे, तो तुम्हारा इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं।